बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। दुश्मन खुल के सामने आ गया है। एक वीडियो ने सारी कहानी खोल दी है। वैसे तो कुछ और लोग भी दुश्मनी पर उतरे हुए हैं जिन्हें बहादुर लोग नहीं मिल रहे हैं। अभी जो लोग हैं वो बहादुर नहीं है, बहादुर लोगों की तलाश है। और बहादुर लोगों के ज़रिए क्या किया जाएगा, पाकिस्तान का क्या हशर किया जाएगा, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। और वैसे तो आपको ये भी बताऊंगा कि 5 नवंबर के बाद एक फ़ोन कॉल आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। वो फ़ोन कॉल कहाँ से आएगी, किसकी होगी और क्यों आएगी, लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊं कि आज इतवार का दिन था, बल्कि वीकेंड पर ये शुरू हो जाता है पतंगबाजी। और ये वो खौफनाक खेल है जो गुज़श्ता कई बरसों से इंसानी जानें ले रहा है। हुकूमत ने बसंत पर पाबंदी लगा दी, पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी। हालांकि बसंत एक खूबसूरत त्यौहार था जिसके लिए पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में इकट्ठे होते थे। ना सिर्फ वो एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया था, एंजॉयमेंट का एक ज़रिया था, बल्कि एक मुआशी एक्टिविटी थी। जब हज़ारों लोग बैरून मुल्क से भी आते थे और लाखों लोग यहाँ से उस त्यौहार में शरीक होते थे, तो होटल्स और खाना पीना और मतलब हर चीज़ में एक बूस्ट आता था, हर बिज़नेस में, और लोग इससे ज़ाहिर मुस्तफ़ीद होते थे। लेकिन सिर्फ एक मसले ने, धाती तार के इस्तेमाल ने और वो कांच वाली डोर के इस्तेमाल ने इस सारी एक्टिविटी को, इस सारे काम को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद पाबंदी लगी, लेकिन वो इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं पतंगबाजी के, और जिस पे इंसानों की जानें ज़ाया होती रहती हैं। फिर एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा, फैसलाबाद का वो नौजवान, लेकिन पता नहीं क्यों हम उस पर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी हुकूमती मशीनरी, वो धाती तार जो है वो कहाँ से आती है, कहाँ तैयार होती है, कहाँ सेल होती है, और कैसे फाइनली वो इस्तेमाल हो जाती है पतंगबाजी में और इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है। वो मैं गुजरांवाला की पुलिस ऑफिसर की वीडियो देख रहा था, जिसमें वो बता रही हैं कि मोटर बाइक्स पे तार लगानी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ज़रा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये तारें लगाने का मतलब रियासत की नाकामी भी है, कि हुकूमत की नाकामी है कि हुकूमत इसको रोक नहीं सकती। लोगों को बता रही है कि जनाब आपने मरने से बचना है तो तार लगा लें, हम ये पतंगबाजी करने वालों को नहीं रोक सकते। मतलब एक ऐसे मुल्क में जहाँ इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, जहाँ दहशतगर्दी का मसला है, उस पर खैर मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन इस किस्म का मसला जो है हल नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने उसका नोटिस लिया है, उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का कहा है। उन्होंने तो नोटिस जाली अद्वियात का भी लिया है। वो भी इतना ही ख़तरनाक मामला है कि वो लोग जो जान बचाने के लिए अद्वियात ख़रीदने के लिए निकलते हैं, वो जाली अद्वियात मिल जाती हैं। अच्छा, उसके लिए भी ज़ाहिर है बड़े बड़े मराकज़ हैं, कहाँ बन रही है, कहाँ सेल हो रही हैं जाली अद्वियात, कैसे मेडिकल स्टोर्स पर पहुँच रही हैं, ये सारे एलिमेंट्स को मैनेज किया जा सकता है। फाइनली सिर्फ मेडिकल स्टोर्स के चेकअप से ये मामला हल नहीं होगा। जहाँ बन रही है वहाँ से पकड़ें, धाती तार को भी और जाली अद्वियात को भी। और ये एक जो बड़ा हमारी एक्टिविटी, एक बड़ा त्यौहार जो ख़त्म हो गया। त्यौहार तो खैर अपनी जगह ना, वो तो इंसानी जान के आगे तो कोई चीज़ वैल्यू ही नहीं रखती। एक इंसानी जान भी इंतहाई कीमती है, उसके बदले में कोई भी त्यौहार हो। लेकिन बहरहाल त्यौहारों की बात हम करेंगे। होली का त्यौहार मनाया गया, खुसूसन सिंध में बड़े जोश और जज्बे से मनाया जाता है। ज़ाहिर है ये एक रिवायती और तारीख़ी हवाले से कल्चरल एक त्यौहार है, जिसको हम मजहबी रंग दे के बहुत से लोग उसकी मुखालफत भी करते हैं। बाहर ये वहाँ पर सिंध में मनाया जाता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमतों ने कोशिश की है कि उसमें शामिल होकर लोगों को ज़रा उसको इस मामले में लाया जाए कि हम दूसरों की खुशियों में भी शामिल हो सकें, चले हम यूँ कह लें। तो अब सिंध में मनाया जा रहा है, बड़े खूबसूरत से मनाजर नज़र आए हैं। अच्छा, और इसी तरह ईस्टर के हवाले से भी पाम संडे मनाया गया, उसके लिए बड़े खुसूसी इंतज़ामात सिक्योरिटी के करने पड़े हैं। इन दोनों त्यौहारों के हवाले से जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो बदकिस्मती ये है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। वो त्यौहार जो खुशी के लिए मनाए जाते हैं, जिसमें लोगों को शामिल किया जाता है, जिनमें नफ़रतें ख़त्म करके मोहब्बतों का पैगाम होता है, उसके लिए हमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाना पड़ता है उनकी हिफाजत के लिए। और सितम तो ये है कि हमें अपने इंतहाई मुक़द्दस त्यौहारों के लिए, ईद का जैसे त्यौहार मनाया जाता है, अभी रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और जब ईद आने वाली है अगले माह में, तो नमाज ईद के इज्तिमात के हवाले से, इसी तरह
عید الاضحیٰ کا موقع پر بھی یہی معاملہ ہوگا. عید میلاد النبی کا ایک مقدس جو دن ہے اس پر بھی ہمیں خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. مطلب ایسے مقدس دنوں پر جب محبت کا پیغام ہے اور اس ہستی کے حوالے سے جو رحمت للعالمین ہیں ان کی بھی یاد بنانے کا جب دن آتا ہے تو ہمیں سیکیورٹی کے ایکسٹرا آرڈنری انتظامات کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، وہ بات بسنت سے شروع ہوئی تھی، ہولی اور پام سنڈے سے ہوتے ہوئے میں جب ان تہواروں کی بات کر رہا ہوں، پیغام صرف یہی ہے یا سوچ کی بات یہی ہے کہ ہماری حکومتوں کو اس پر بڑے پیمانے پر سوچنا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس جو ہیں، پولیس کی ایکسٹرا فورس لگا دینا اور راستے بند کر دینا، موبائل فون سروس بند کر دینا. مطلب محرم کا ایک جو موقع ہے جب عاشورہ کے روز، اس حوالے سے ہمیں ایک دن قبل یا اس دن پورے دن موبائل فون سروس بھی بند رکھنی پڑتی ہے، صرف اس خطرے سے کہ کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ رونما نہ ہو جائے. تو حکومتوں کو اس پہ غور کرنا ہوگا، علماء کرام کو دیکھنا ہوگا، علماء دین کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے لوگوں میں نفرت اور وہ جو خلیج پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم کر کے محبت کا درس دیا جائے کہ ہم ان تہواروں کو جذبے سے، عزت اور احترام سے، خوشیوں کے ساتھ جو تہوار ہے اس کے مطابق منائیں اور یہ والا خوف جو ہے یہ ختم ہو جائے. اور بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے دشمن بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان کی جو تازہ ترین ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس نے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے وہ ویڈیو کافی ہے. اس ویڈیو میں تحریک طالبان کے سرکردہ رہنماؤں کے ناموں کے ساتھ جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان پر حملے کرنے ہیں، پاکستان کی سرحدوں پر حملے کرنے ہیں، راکٹ لانچرز کون لے کر چلیں گے، لیزر کن کے پاس ہوں گی، ان کا بیک اپ کون ہوگا اور فائرنگ جو ہے سنائپرز کون ہوں گے، یہ ساری چیزیں جب ہمیں نظر آ رہی ہیں تو صورتحال بڑی واضح ہے. ہمارا دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کی سلامتی پر، خود مختاری پر، پاکستانیوں اور پاکستان کے فوج کے جوانوں کی جانوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے حکومت کو پھر جو بھی ضروری سٹیپس ہیں وہ لینے ہوں گے اور اس چیز کا انتظار کیے بغیر کہ پھر لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہوں. بڑا کلیئر کٹ پیغام دینا ہوگا، وہ پھر چاہے طالبان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے ہندوستان ہو. مطلب ہم نے تینوں کیسز میں بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے. وہ ہندوستان کا جب پلوامہ والا واقعہ ہوا، ایران کی طرف سے جب واقعہ ہوا اور تازہ ترین افغانستان کے حوالے سے ہماری حکومت نے، ہماری افواج نے بڑا کلیئر کٹ، بڑا واضح اور بڑا اسٹرانگ میسیج دیا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اب ہماری حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو. اور یہ جو ہمارے یہاں سے تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کا بھی وہ جو تعلق تھا، وہاں پر ان کو سیف ہیونس ملی ہوئی تھی، محفوظ پناہ گاہیں تھیں، اس حوالے سے بھی حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا. اور یہ مسائل کا حل تبھی نکلے گا جب ان دہشت گردوں کو واپس لانے والے عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، ان سے جواب طلب کیا جائے گا. یہ نہ ہو کہ ان کا نام لینے کے بعد وفاقی وزراء بیچارے وضاحتیں دیتے پھریں اور چھپتے پھرے کہ نہیں ہم یہ نہیں تھا اور یہ ہے اور کیسے ہے، اور پھر کچھ دوسرے وزراء جو ہے، وزیر قانون نے جیسے فرمایا تھا کہ ہم تو پارلیمنٹ تو کسی کو بلا ہی نہیں سکتی. اس طرح کی چیزوں کے بجائے تھوڑا سا کلیئر ہونا ہوگا. اگر مستقبل محفوظ کرنا ہے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا تو پھر حکومت کو اور فوج پاکستان کو اس حوالے سے بڑا کلیئر ہونا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جو دوسری سائڈ ہے وہ تو اپنا کرنے کے لیے پوری تیاریوں میں ہے. شیر افضل مروت صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 30,000 بندے چاہیے صرف. ایک تو اس میں دو اسپیکٹس ہیں، ایک تو جو ابھی ان کے لوگ ورکنگ کر رہے ہیں، جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو تمام کیمپین چلا رہے ہیں، ان کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ بہادر لوگ نہیں ہیں. بہادر لوگ انہیں کیسے چاہیے؟ جگرے والے لوگ چاہیے، وہ لوگ جو توڑ پھوڑ کر سکیں، جو ہنگامہ آرائی کر سکیں، جو ایئر بیسز پہ اٹیک کر سکیں، جو جی ایچ کیو پہ اٹیک کر سکیں، جو کور کمانڈرز ہاؤسز پہ اٹیک کر سکیں. ظاہر ہے پھر ایسے ہی لوگ رہ گئے نا پیچھے، تو جگرے والے انہیں یہی چاہیے. اور وہ بار بار اس پہ انہوں نے بڑا کلیئر بتایا کہ جناب اگر عمران خان کو بچانا ہے، اب وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ 30,000 مجھے لوگ دے دیں جو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں اور جو حکومت کی لاٹھی اور بندوق کی پرواہ نہ کریں، مطلب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی
परवाह ना करें, उनसे लड़ मर जाएं, तो फिर मैं मैंडेट भी वापस ले दूंगा और इमरान खान को भी निकाल लाऊंगा। और साथ ही मज़ीद जो उनकी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला है कि वो इनकी रियासत की बदमाशी कहाँ से निकलेगी, और रियासत की अगर बदमाशी कर रही है तो फिर क्या करना चाहिए, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। हुकूमत को फिर इतनी सी डिमांड है कि हुकूमत को इस पे फौरी एक्शन लेना चाहिए। क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे कि फिर कोई 9 मई बरपा हो और उसके बाद फिर हम वो पकड़ धकड़ शुरू होगी, उसके बाद CCTV फुटेजेस देखी जाएंगी, उसके बाद लोगों को तलाश किया जाएगा, उसके बाद रूपोश लोगों का इंतज़ार किया जाएगा और फिर वही लोग इलेक्शन जीत के वज़रा और वज़राए आला बन जाएंगे? हमें अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के लोगों पर रहम करना है। और ये सिर्फ PTI की ये सामने वाले लोग नहीं, और भी बहुत से लोग बहुत सारी कैंपेन्स चला रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मुझे नहीं समझ आती, शायद सिर्फ सेनेट के टिकट का मामला है या क्या है। उनका अब ताज़ा तरीन जो बयान आया है वो उनका मज़ीद गुस्सा और उनकी परेशानी दिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है और ट्रंप जीत जाएगा, और उसके बाद फिर एक फ़ोन कॉल आएगी और फिर यहाँ पर सब लाइन पर आ जाएंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, पहले भी एक कॉल आई थी जिस पे परवेज़ मुशर्रफ साहब लाइन पर आ गए थे। तो मतलब क्या चाहते हैं मुशाहिद हुसैन साहब, क्या बताना चाह रहे हैं? मुशाहिद हुसैन साहब सिस्टम का हिस्सा रहे हैं बड़ा क्लोजली, और हम बस, अब मैं क्या कहूँ उनको, CPEC के हवाले से भी उनका काम बड़े उनकी एक्टिविटी और बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन अब जो उनका रवैया है, अब जो उनका लहजा है, वो गुस्सा और नफ़रत ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, पोजीशंस मिलती हैं और कभी नहीं भी मिलती, लेकिन मुझे उनकी टोन अब समझ नहीं आती कि उनका भी अब वही PTI वाली लाइन पर चल पड़े हैं कि पाकिस्तान नहीं बचेगा। ओ भाई, पाकिस्तान बच जाएगा। हमारे सिर्फ सियासी रहनुमाओं को और फ़ौजी जो लीडरशिप है उनको, सबको इकट्ठे बैठ कर डिसीजन करना है कि हमने जाना कहाँ है, हमने कैसे बिहेव करना है, हमने अपने लोगों की, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कैसे करनी है। कोई मसला नहीं है, ट्रंप साहब आ जाएं। ट्रंप साहब पहले भी रहे हैं, और ट्रंप के जो चहीते थे वो भी 3.5 साल रह गए हैं। ठीक है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बड़ी तबाही मचाई है। वो उस वर्ज पर, उस एज पर ले गए थे हमें, जो उनकी ख्वाहिश थी कि खाना जंगी हो जाए और डिफ़ॉल्ट हो जाए। ये सारी कोशिशें उन्होंने करके देख ली। अब अगर हम वहाँ से बच गए हैं तो इंशाल्लाह अब भी बच जाएंगे। सिर्फ थोड़े से विल पावर की, इरादे की और कोशिशों की ज़रूरत है। और दूसरा, हुकूमत को लोगों का भी ख्याल करना होगा। ये बड़े बड़े मसाइल के साथ साथ जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, महंगाई रोज़ का रोना है। अब फिर हमें खौफनाक खबर दी जा रही है कि गैस की कीमतों में 155% मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आती हुकूमत का क्या ख्याल है कि लोगों के घरों पर नोट बरस रहे हैं, ऊपर से दरख्तों पे लगे हुए हैं, वो जा के तोड़ कर ले आते हैं और हमारे बिल पे कर देंगे। क्या सोच के ये करते हैं हर रोज़? अच्छा, फिर चले पेट्रोल पे किसी हद तक समझ आती थी कि पेट्रोल इंपोर्टेड आइटम है, बाहर से हमने मंगाना है, डॉलर्स में पे करना है। ये जो गैस यहाँ से निकलती है, इसकी प्राइस को किस उस पर मेयार पे रख के बढ़ाया जा रहा है हर रोज़? कोई तो जवाब दे, क्योंकि ये पाकिस्तान सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, ये सिर्फ आसिफ जरदारी साहब का नहीं है, ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब का नहीं है, ये मेरा, आपका, हम 25 करोड़ लोगों का भी है। तो जनाब 25 करोड़ लोगों का ख्याल करें। शुक्रिया।